Hello everyone, I am Dr. Smriti and today we'll discuss about three topics of kinetics that are moment arm of forces, force components and equilibrium of forces. So let's get started with the session. So first of all, what is a moment arm? Moment arm is basically a distance. It is a perpendicular distance between the object creating the force and the fulcrum around which a lever moves. That is, it is simply the length between a joint axis and the line of force. Okay, so any perpendicular distance between the two forces that produces a torque is moment arm. सो सिंपली हम कैसे बोल सकते हैं कि जैसे एक जॉइंट है, एक जॉइंट वाली लाइन होगी, एक लाइन होगी जिस लाइन में फोर्स लगी है, तो उन दोनों लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो है हमारी मूवमेंट आर्म. इसको और अच्छे से समझते हैं हम. सो इन दिस स्लाइड अब हमारे पास दो पिक्चर्स हैं. एक पिक्चर में हमारे पास नट एंड बोल्ट है, एक पिक्चर हमारी अपर लिम्ब की है. तो पहले नट एंड बोल्ट वाली पिक्चर हम ध्यान से देखते हैं. आप सोचो कि आपके पास एक नट और बोल्ट है और आपने उसको खोलना है. तो अगर आप उसको अपने हाथ से खोलने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओपन. आपको बहुत फोर्स भी आपको लगानी पड़ती है, आपको बहुत ताकत लगती है उसको खोलने में और टाइम भी बहुत लगता है, इजीली नहीं खुलता वो. अगर उसकी जगह पे हम अपने हाथ में एक ये स्क्रू ओपनर जिसको हम बोलते हैं क्रिसेंट शेप का जो ये होता है, तो इससे अगर हम नटपोट खोलते हैं तो वो बहुत इजीली खुल जाता है और कम फोर्स में खुलता है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. ओके, तो अगर हम अपने हाथ से खोलने की कोशिश करते हैं तो जो मूवमेंट आर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट और जो हमारी फोर्स लगती है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है. ठीक है, और जब हम ये क्रिसेंट यूज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जॉइंट एक्सिस और फोर्स जो हमारा है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हमारी जो मूवमेंट आर्म है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम लेस फोर्स में भी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करके नट को इजीली खोल सकते हैं. ठीक है, तो अगर सिमिलरली हमने जो एग्जांपल लिया है साथ में मूवमेंट आर्म का वो है अपर लिम्ब का. तो अपर लिम्ब में अब देखो हमारा जो हैंड है उसमें हमने एक लोड रखा है, कोई भी जैसे लगा लो कि आपने वेट उठाया है तो ये फोर्स है हमारी लग रही है. इसको बैलेंस करने के लिए या मूवमेंट करवाने के लिए जो एफर्ट लग रहा है वो मसल लगा रही है हमारी बाइसेप्स मसल. तो समझो हमने एल्बो फ्लेक्शन करनी थी, तो जो हमारा फल्क्रम है वो क्या हुआ? एल्बो जॉइंट. ठीक है, एफर्ट कौन लगा रहा है एल्बो फ्लेक्शन में? हमारी बाइसेप्स मसल. और लोड कहाँ है? हमारा हाथ में. ठीक है, तो जो लोड और एफर्ट के बीच में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आया वो क्या है? मूवमेंट आर्म. सो जो मूवमेंट आर्म है जो हमारी वो बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम कम फोर्स में इजीली काम कर सकेंगे. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट द मोमेंट. सो अब ये पिक्चर आपको देख के लग रहा है कि एक लड़का है जो बॉक्सिंग बैग को पंच कर रहा है. तो ये पिक्चर मैंने आपको मूवमेंट आर्म का कंसेप्ट समझाने के लिए करी, थोड़ी सी ऐड. सो इस पिक्चर में हमने क्या देख रहे हैं कि जब भी हम एक बॉक्सिंग बैग को पंच करने के लिए जाते हैं तो सिर्फ हम पंच नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हमारी बॉडी की और भी सारे मसल्स और फोर्सेस एक्टिवेट होते हैं. जैसे कि हमारे अपर लिम्ब से स्टार्ट करें तो हमारी एल्बो एक्सटेंशन आएगी, शोल्डर फ्लेक्शन होगी, नीचे लोअर लिम्ब में क्या चेंजेस आएंगे? एंकल प्लांटर फ्लेक्शन, हिप एक्सटेंशन, फॉरवर्ड मोमेंटम काउंटर्ड बाय एक्सटेंशन मोमेंट एट द नी, फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ बॉडी. तो ये सारी मतलब कि हमारी जो आ रही है, ठीक है, मूवमेंट आ रही है. तो जब भी हम एक बॉक्सिंग बैग को पंच करेंगे तो उससे उसमें सिर्फ हमारा एल्बो या पंच वाला एरिया यूज नहीं होगा, उसमें हमारा एंकल प्लांटर फ्लेक्शन से लेके एल्बो एक्सटेंशन तक बहुत सारी फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी. उसके साथ साथ जो हमारी फोर्स इन्वॉल्व होंगी वो होगी हमारी
ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस जो लेग से स्टार्ट होंगी, क्योंकि जब भी मैं प्लांटर एंकल को प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे तो जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस भी हमारे फुट को लगेंगी, ठीक है। तो वो फोर्सेस भी एक्ट करेंगी, हमारी आर्म का मोमेंटम भी एक्ट करेगा और बैक का इनर्शिया भी काउंट होगा। तो ये इसलिए ज़रूरी है देखना, क्योंकि जब भी हम किसी एक्सरसाइज को एनालाइज करते हैं तो हमें वर्कआउट करना पड़ता है कि कौन कौन सी मेजर फोर्सेस हैं जो उस टाइम पे उस एक्सरसाइज में बॉडी पे एक्ट करेंगी, और उन सब फोर्सेस को हमने मैनेज कैसे करना है, और उन फोर्सेस के होते हुए भी हमारी बॉडी है जो वो जॉइंट्स की स्टेबलाइजेशन को कैसे रखेगी। तो ये सब चीज़ें हमने कंसीडर करनी होती है, इसलिए वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द एक्शन हमें ये सारी फोर्सेस को एनालिसिस करना होता है, ठीक है। सो अगर मैं सिंपली बोलूँ कि हमने ये सब फोर्सेस देख ली कि क्या क्या करनी है, अब हमें ये पता लग गया कि कौन सी मस्कुलर फोर्स क्या काम कर रही है या कौन सी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या काम कर रही है। तो नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट आता है, हमने ये डिसाइड करना है कि व्हाट मसल विल बी वर्क ड्यूरिंग द मूवमेंट। कौन सी मसल है, जब भी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी मूवमेंट में कौन सी मसल्स ने काम किया, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखना है कि वेदर द पोस्चर इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट इज प्रैक्टिकल और इनकरेज्ड। तो अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा क्या पोस्चर क्या आ रहा है, वो पोस्चर प्रैक्टिकल है, क्या वो बेनिफिशियल है उस वो एक्शन करने के लिए, और अगर बेनिफिशियल है तो क्या वो इनकरेज करना चाहिए हमें पेशेंट में। तो ये सब एनालिसिस करना बहुत भी ज़रूरी है। नेक्स्ट वो हमें ये कंसीडर करना भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट मसल्स विल बी वर्क एज स्टेबलाइजर्स। अब मूवमेंट हो रही है, कुछ मसल्स मूवमेंट तो करवा रही हैं, तो स्टेबलाइजर्स भी तो होंगे कुछ जो बाकी जो एरिया उसको स्टेबलाइज करके रखेंगी जॉइंट्स को। तो कौन कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो एज अ स्टेबलाइजर वर्क कर रही है, ये भी हमें अकाउंट करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये भी देखना जरूरी है कि whether the exercise technique would go wrong if a person was to technically fail at this exercise, ओके। तो अगर टेक्निकली अगर कोई पेशेंट गड़बड़ी कर रहा है कोई एक्सरसाइज करने में, तो क्या वो टेक्निक किस तरीके से गलत जा सकती है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इट इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ पंचिंग इन बैग, जिसमें हमने शो किया कि हमारी सिर्फ एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी की सारी मसल्स किसी ना किसी तरह एक्टिवेट होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्शन है वो आता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्क्वाट एनालिसिस। सो अब हम मूवमेंट आर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमने स्क्वाट एनालिसिस किया, इसमें हमने सिर्फ बैक स्क्वाट लिया है, ठीक है। सो इस जो पिक्चर है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं मूवमेंट्स अराउंड मूवमेंट आर्म अराउंड द हिप एंड द नी जॉइंट, ठीक है। सो इन ग्रीन कलर जो हमें दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में है हिप मूवमेंट आर्म और ब्लू में है नी मूवमेंट आर्म, ठीक है। ये जो हमारी दे मेजर फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस टू द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। जो हमारी जॉइंट एक्सिस से लेके जो लाइन ऑफ फोर्स है उस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मेजर किया हुआ है, नी मूवमेंट आर्म एंड हिप मूवमेंट आर्म, ठीक है। अब इस पोजीशन में आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि इन द बैक स्क्वाट पोजीशन movement arm around the hip is slightly longer than the movement arm of the knee, ठीक है। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है, अब जब हमने ये चीज़ हमेशा पहले पढ़ ली कि जो मूवमेंट आर्म है जितनी बड़ी होगी उतनी कम फोर्स में हमें अच्छा मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। तो अब मूवमेंट आर्म हिप की ज़्यादा है, नी की कम है बैक स्क्वाट पोजीशन में। तो इसका मतलब है कि जो हिप एक्सटेंसर्स यानी कि जो ग्लूटियाई मसल्स है वो नी एक्सटेंसर से, हिप एक्सटेंसर्स है जो वो नी एक्सटेंसर से थोड़ा सा काम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि hip extensors means gluteus will be doing slightly more work than the knee extensors that are quadriceps in terms of force. In the terms of force, they'll need to generate to overcome the load. ठीक है। तो लोड को ओवरकम करने के लिए
जो उनको फोर्स लेनी पड़ेगी, तो उसमें जो हमारे ग्लूटियाई मसल्स है वो स्लाइटली ज़्यादा वर्क करेंगे एज कम्पेयर टू द नी क्वाड्रिसेप्स मसल्स। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट आर्म है वो हिप के अराउंड हमारी थोड़ी लार्जर है। ठीक है, अब इस पोस्चर, अब दिस इज अ वेरी गुड पोस्चर एंड शुड बी इनकरेज्ड। ओके, इस पोजीशन में अगर हम देखें तो ट्रंक, नी एंड हिप स्टेबलाइजर विल वर्क सिग्निफिकेंटली। ठीक है, इस पोजीशन में आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो ट्रंक मसल्स हैं, नी मसल्स हैं, हिप के जो स्टेबलाइजर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली वर्क करेंगे। और स्पेशली जैसे लोड ऐड होगा, ठीक है, बैक स्क्वाट में जैसे हम लोड ऐड करेंगे तो ट्रंक, नी एंड हिप स्टेबलाइजर्स और भी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और अच्छी तरह वर्क करेंगे। This squat will most likely be lost from the core, resulting in the lumbar spine rounding and the bar dropping forward. So, queen of chest up, tummy tight, push through hips and up will help. So, इससे हमें क्या पता चलता है? ये मतलब ये है कि जब भी स्क्वाट पोजीशन होगी, ठीक है, तो इसमें जो ट्रंक मसल्स है, जो हमारे कोर मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हो गए, ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें कंट्रोल करने में। पर ड्यू टू मोर लोड, ठीक है, हो सकता है कि हमारे जो कोर मसल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी उतनी ना आए, वो लॉस हो जाए, उसकी वजह से हमारी जो लंबर स्पाइन है उसकी राउंडिंग हो जाएगी और जो हमारा बार हमने उठाया हुआ है वो फॉरवर्डली ड्रूप कर जाएगा। इसलिए इसको हमें मतलब कि कोर मसल्स को और ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करने के लिए हमको पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है ड्यूरिंग द बैक स्क्वाट पोजीशन? चेस्ट अप, टमी टाइट। ठीक है, चेस्ट अप रखें, टमी टाइट और हिप से पुश करके अप की तरफ जाए। ठीक है, पुश थ्रू द हिप्स एंड अप। ठीक है, तो इस पोजीशन को अगर हम करेंगे तो उसकी कोर मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ठीक है, और अगर स्क्वाट्स में नी अलाइनमेंट लॉस्ट हो जाए तो उसकी वजह से जो हमारा लंबर रीजन है उसकी काउंटर रोटेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और नी पोजीशन हमें ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोडिंग की वजह से जो क्लाइंट है, जो हमारा पेशेंट होता है, वो बहुत जल्दी फटीग भी हो सकता है नी की पोजीशनिंग की वजह से। सो इसलिए जब भी हम किसी भी तरह के पोस्चर को एनालाइज करते हैं, उस पोस्चर पे वर्क करते हैं, तो हमें उसमें मूवमेंट आर्म्स देखनी बहुत ज़रूरी है। अब मूवमेंट आर्म से हमें ये पता लगा कि उसकी जो हिप एक्सटेंसर है वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं एज कम्पेयर टू नी एक्सटेंसर, जिसकी वजह से ये जो पोस्चर है वो बहुत अच्छा है, इसको इनकरेज भी करना चाहिए। अच्छा पोस्चर है, जो स्टेबलाइजर हैं वो इस पोजीशन में बहुत अच्छे से काम करेंगे। बट इन केस कि कोर स्टेबलाइजेशन अच्छे से हो तो उसके लिए हमें चेस्ट को अप करके रखना है, टमी टाइट करके रखनी है, एब्डोमिनल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है अच्छे से और हिप के थ्रू पुश करके उठना है ताकि जो हमारी पोजीशन है वो भी मेंटेन रहे, हमारी जो पोस्चर है वो भी सही रहे, ओवरलोडिंग की वजह से हमारी कोई इंजरी होने के चांसेस भी ना हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट आर्म। फिर हमने मूवमेंट आर्म की स्पेसिफिकेशन करी कि अगर स्क्रू वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, एल्बो फ्लेक्शन वाला एग्जांपल लिया। अब मूवमेंट आर्म का से हमने स्क्वाट एनालिसिस किया कि मूवमेंट आर्म के साथ ही हम कितना कुछ कर सकते हैं पोस्चर एनालिसिस में। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आर सेकेंड टॉपिक, फोर्स कंपोनेंट्स। ठीक है, अब फोर्स हम सबको पता क्या है, एनी फॉर्म ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। ओके, अब जब हम जो फोर्स किसी सिस्टम पे लग रही है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं उसको, तो उनको हम बोलते हैं फोर्स कंपोनेंट्स या फिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमने एक बड़ी फोर्स को दो छोटे कंपोनेंट्स में उसके तोड़ दिया। ठीक है, और जो दो छोटे कंपोनेंट्स होंगे जब उनको हम कंबाइन करेंगे दे विल हैव इफेक्ट एज द ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो ये सिंपल है कि टोटल फोर्स है, अगर उसको डिवाइड किया जैसे इस डायग्राम में देखा है, एफ फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है,
थीटा एंगल पे, तो हमने उसको दो फोर्सेस में डिवाइड कर दिया, F1 एंड F2, ठीक है। अब जब भी हम F1 और F2 का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो वो कंबाइंड इफेक्ट उतना ही होगा जैसा जितना अकेली F फोर्स का था, ठीक है। अब जो थर्ड पिक्चर में Fx एंड Fy जो हमने यूज किया है, तो वो हमने कंपोनेंट्स के लिए यूज किया है, बिकॉज हमारे पैरेलल कंपोनेंट्स एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स के, ठीक है। तो फोर्स हैव टू मेजर कंपोनेंट्स, पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड परपेंडिकुलर फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो जो Fx और Fy हैं ये हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए हमने इसमें ये पिक्चर में इंक्लूड किया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मस्कुलर फोर्स कंपोनेंट्स, ठीक है। अब दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं मसल में, जब फोर्स लगेगी, ठीक है, जब फोर्स लगेगी तो मसल में क्या होगा, ठीक है। एक तो मसल स्टेबलाइज करेगी, ठीक है, और एक उसका रोटेटरी कंपोनेंट होगा, ठीक है, यानी कि मूवमेंट भी हो रही है और स्टेबलाइजेशन भी हो रही है, ठीक है। जो रोटेटरी कंपोनेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द रोटेटिंग सेगमेंट, ठीक है। जो रोटेटरी कंपोनेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करता है और मोशन प्रोड्यूस करते हैं। जो स्टेबलाइजिंग या डिसलोकेटिंग कंपोनेंट है वो हमेशा पैरेलल वर्क करते हैं, ठीक है। या तो वो ज्वाइंट को स्टेबलाइज करेगा अगर टुवर्ड्स द ज्वाइंट फोर्स है, अगर अवे फ्रॉम द ज्वाइंट फोर्स है तो वो ज्वाइंट को डिसलोकेट करेगा, ठीक है। बट इट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द रोटेटिंग सेगमेंट, ठीक है। तो हमने दो तरह के फोर्स कंपोनेंट्स करे, रोटेटरी और स्टेबलाइजिंग। अब जो रोटेटरी हमारा है, हम स्टेबलाइजिंग को हम ऐसे लगा लो कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। तो एक बार हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसलेटरी फोर्सेस आप लगा लो, जो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी फोर्सेस लगा लो। तो जो रोटेटरी फोर्सेस है वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती हैं, और जो हमारे ट्रांसलेटरी फोर्सेस है वो हमेशा पैरेलली एक्ट करती हैं। जो हमारी रोटेटरी कंपोनेंट है वो मोशन प्रोड्यूस करेगा, जो हमारा ट्रांसलेटरी या स्टेबलाइजिंग और डिसलोकेटिंग कंपोनेंट है वो ये अगर तो फोर्स टुवर्ड्स द जॉइंट लगेगी तो वो स्टेबलाइजेशन करेगा, अगर अवे फ्रॉम द जॉइंट लगेगी तो वो डिसलोकेट करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल था अबाउट मस्कुलर। सो नाउ components depend on the joint angle, बिल्कुल सही बात है। जिस ज्वाइंट एंगल है उस पे हमारे फोर्स का क्या इफेक्ट आएगा बिल्कुल डिपेंड करता है। जब भी फोर्स 90 डिग्री एंगल पे लगेगी तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा और लार्ज रोटेटरी मूवमेंट आएंगी, ठीक है। और अगर 90 डिग्री से कम या ज़्यादा होगा एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स जो है रोटेशन प्रोड्यूस करने के साथ साथ कुछ और काम भी करेगी। रोटेशन तो प्रोड्यूस होगी लेकिन उतनी ज़्यादा रोटेशन या टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी 90 डिग्री पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। हमने बताया ना जो रोटेटरी कंपोनेंट है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो जब भी डायरेक्ट परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री फोर्स आएगी तो प्योर रोटेटरी, ठीक है, प्योर रोटेटरी मूवमेंट आएगी, वहां पे पूरे पूरा रोटेशन होगी और बहुत कम स्टेबलाइजेशन होगी, बहुत कम, ठीक है। और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा या कम एंगल पे एप्लीकेशन होगा फोर्स का तो उसके रोटेशन के साथ साथ कम रोटेशन होगी लेकिन बहुत कम रोटेशन होने के साथ साथ स्टेबलाइजेशन या डिसलोकेशन उस ज्वाइंट की ज़्यादा होगी, यानी कि जो ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स है वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द रोटेटरी मूवमेंट्स, ठीक है। तो इन पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर है वो शो कर रहा है हमारा फोर्स का जो एंगल है वो बहुत कम है 90 डिग्री से, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे उस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, अब जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द जॉइंट लग रही है, तो इट है स्मॉल रोटेटरी कंपोनेंट बट लार्ज स्टेबलाइजेशन कंपोनेंट, ठीक है। थर्ड पिक्चर में हमने देखा कि जो ये फोर्स है वो बिल्कुल एंड 90 डिग्री पे लग रही है, ठीक है, और लग टुवर्ड्स द जॉइंट रही है।
तो यहाँ पे हमें लार्ज रोटेटरी कंपोनेंट मिलेगा और स्मॉल स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, लास्ट पिक्चर में हमें क्या है कि जो हमारी फोर्स है, ठीक है, वो अवे फ्रॉम द ज्वाइंट हमने लगानी है। ठीक है, और जो हमारा एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है, एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या है कि रोटेटरी फोर्स आएगी, लेकिन कम। कम क्यों आएगी? क्योंकि एंगल 90 डिग्री पे नहीं है, और जो अवे फ्रॉम द ज्वाइंट है फोर्सेस, इसलिए वो डिसलोकेटिंग फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये सिंपली हमने मस्कुलर फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका ज्वाइंट एंगल के हिसाब से क्या डिफरेंशिएशन है वो देखा है। तो बेसिकली if we apply force at the 90 degree or in perpendicular direction, it will produce the greatest torque and large rotatory motions. And if same magnitude of force produces less torque when the angle of application is not 90 degree, some of that force must be doing something other than producing the rotation. ठीक है, ये सिंपल था। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? सो अब हम अपने लास्ट टॉपिक के आगे हैं आज के, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, ठीक है, इन विच अपोजिंग फोर्सेस आर बैलेंस्ड। यानी कि जब भी एक या दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं और वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, और नेट उसकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट या उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब है कि दैट ऑब्जेक्ट इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करी है, ठीक, मसल फोर्स लग रही है, बाइसेप्स मसल, ठीक है, ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स लग रही है थ्रू द एल्बो ज्वाइंट, आर्म का वेट है, और एक जो हमने बारबेल वेट पकड़ा हुआ है तो वो है। तो इसमें जो हमारे दो फोर्सेस हैं वो लग रही हैं, 4 टोटल फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, 2 फोर्सेस डाउनवर्ड्स लग रही हैं, ठीक है, एक जो मसल फोर्स है वो ऊपर लग रही है, और जॉइंट रिएक्शन फोर्स टुवर्ड्स द जॉइंट लग रही है। ठीक है, तो जो हमारी आर्म वेट वाली फोर्स है उसको ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स बैलेंस करे, जो हमारी मसल फोर्स है वो बारबेल वाली वेट को अगर बैलेंस करती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर है, तो हमारी जिस पोजीशन पे आर्म है उसी पोजीशन पे रहेगी, ना तो आर्म एक्सटेंड होगी ना ही फ्लेक्स होगी। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है, तो या तो मसल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से जो एल्बो की फ्लेक्शन आएगी in spite of having the weight of barbell in the hand। ठीक है, उसी तरह अगर हमारी मसल फोर्स उतनी सफिशिएंट नहीं हो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के, वीक है, तो जो बारबेल का वेट है वो हमारी एल्बो को एक्सटेंड करवा लेगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, जो हमारी मसल फोर्स है वो वेट या लोड की फोर्सेस को बैलेंस करती है ताकि हमारी एक्चुअल में ज्वाइंट की कोई मूवमेंट ना आए। ठीक है, सिंपल। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम? ठीक है, तो 3 तरह के प्रिंसिपल हैं, 2-4 प्रिंसिपल, 3 फोर्स प्रिंसिपल एंड 4 फोर्स प्रिंसिपल। 2 फोर्स प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, यानी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो इक्वल और ऑपोजिट एंगल पे होनी चाहिए। यानी कि इफ a body in equilibrium is acted upon by 2 forces, then they must be equal and opposite in direction। ठीक है, तो 2 फोर्स का प्रिंसिपल में क्या है कि अगर हमने किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो अगर उस पर 2 फोर्सेस लग रही हैं तो उन दोनों फोर्सेस हैं वो, अगर एक लेफ्ट लग रही है तो दूसरी राइट साइड में लगेगी, और अगर 5 किलो की फोर्स लेफ्ट में लग रही है तो राइट में भी 5 किलो की फोर्स लगेगी। ठीक है, तो सिंपल 2 फोर्स प्रिंसिपल। सेकेंड इज 3 फोर्स प्रिंसिपल। इसमें क्या है, इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टिंग अपॉन बाय 3 फोर्सेस,
then the resultant of any two forces must be equal, opposite and collinear with the third force. It is very simple. यानी कि आप लगा लो कि अब हमारे पास क्या है, वही सेम डब्बा है, बॉक्स है। अब एक बॉक्स के जो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे तो लग रही है 10 kg की फोर्स, ठीक है। अब राइट साइड पे दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। अब वो दो फोर्सेस कितने मैग्नीट्यूड की हो ताकि हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो बना रहे। तो जब भी हमारे पास तीन फोर्सेस होती है तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, यानी कि जब दो फोर्सेस राइट साइड पे लग रही हैं वो 5-5 किलो की दोनों होंगी तो उनका रिजल्टेंट 10 kg आ जाएगा। उनका रिजल्टेंट 10 kg आ जाएगा तो वो हमारी जो थर्ड फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पे 10 kg, तो उसको बैलेंस कर देगी। तो ये थ्री फोर्स प्रिंसिपल, यानी कि एक बॉक्स है, लेफ्ट में 10 kg फोर्स लग रही है तो उसके राइट साइड में उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में दो इक्वल फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट हमारे उस फोर्स के इक्वल हो जो लेफ्ट साइड में लग रही है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि लेफ्ट पे अगर 10 kg फोर्स पुल कर रही है तो राइट पे हमें 5-5 kg की टू फोर्सेस लगानी चाहिए ताकि जो उनका रिजल्टेंट है वो 10 kg हो जाएगा और हमारी बॉडी फिर से इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगी, ठीक है। थर्ड वन इज फोर्स, फोर फोर्स प्रिंसिपल. So as per this principle, if a body in equilibrium is acting upon by four forces, then the resultant of any two forces must be equal and opposite and collinear with the resultant of other two forces. Very simple. टू फोर्स प्रिंसिपल में क्या था कि एक फोर्स लेफ्ट लग रही है तो 5 किलो की वही फोर्स राइट में लगा दो। अब फोर फोर्स प्रिंसिपल में क्या है कि 10-10 किलो की दो फोर्सेस हैं जो लेफ्ट साइड पे लग रही हैं, तो 10-10 किलो की दो फोर्सेस हमने राइट साइड पे लगा दी, यानी कि दो फोर्सेस जो लग रही हैं, ठीक है, तो उनके रिजल्टेंट के हिसाब से जो हमें फोर्स चाहिए दूसरी साइड पे उनकी ऑपोजिट साइड पे भी हमने दो फोर्सेस लगानी है जो उनको बैलेंस कर ले। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड these principles of equilibrium. Moving on to the next slide. थ्री कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. अब जब हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम है, ठीक है, जब हमारा हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें तीन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसको हम कहें कि अगर ये तीन कंडीशंस हमारे पास हैं तो भाई हमारी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो पहली है एफ वाई. एफ वाई यानी कि जो हमारी वर्टिकल फोर्सेस बॉडी पे लगती हैं, तो सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस acting on a body must be equal to 0, ठीक है। Now fx, sum of all horizontal forces acting on body must be equal to 0 and the sum of all movements acting on body must be equal to 0. यानी कि अब हमारे पास फोर्सेस के हमारे पास तो दो कंपोनेंट हमने पढ़े, ट्रांसलेटरी कंपोनेंट एंड रोटेशनल कंपोनेंट। अब रोटेशनल कंपोनेंट जो ये रोटेटरी है लास्ट पार्ट मूवमेंट्स वाला, ठीक है। तो जब रोटेटरी मोशन जो फोर्स है, ठीक है, जितनी भी रोटेटरी फोर्सेस लग रही हैं बॉडी पे, ठीक है, उन सब का इक्वल जब हम उनको कैलकुलेट करें, ठीक है, तो उन सब का जो रिजल्टेंट आए वो 0, ठीक है। फिर ट्रांसलेटरी फोर्सेस, अब जो ट्रांसलेटरी फोर्सेस है वो दो तरह से लगती हैं, ठीक है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जो हॉरिजॉन्टल वाली सारी ट्रांसलेटरी फोर्सेस है उनका सम भी 0 हो, सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0, और जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका भी सबका 0, तभी इक्विलिब्रियम आएगा ना। अगर एक भी फोर्स वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली या कोई भी मूवमेंट वाली फोर्स है जो, ठीक है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो 0 से ज्यादा होगी तो वो बॉडी हमारी उस डायरेक्शन में मूव करेगी या रोटेट करेगी, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, ठीक है। सो सिंपली जितनी भी टोटल फोर्सेस, चाहे वो वर्टिकली एक्ट कर रही हैं बॉडी पे, चाहे हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही हैं, ठीक है, चाहे फॉर रोटेटरी मूवमेंट जो फोर्सेस है वो एक्ट कर रही हैं हमारी बॉडी पे, तो जितनी भी फोर्सेस हमारी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं उन सबको अगर हम टोटल करें तो 0 आना चाहिए हमारे पास रिजल्टेंट कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ये थ्री कंडीशंस जब हमारे पास होंगी तब हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो now it is clear from the discussion that if linear and angular acceleration of body are zero, the body is said to be in equilibrium, ठीक है, समझे। जब भी लीनियर या एंगुलर किसी भी तरह के जो हमारी एक्सेलरेशन है बॉडी की जीरो होगी तो जो हमारी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। अब ये एसेंशियल क्यों है? इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू मेंटेन मस्कुलर बैलेंस एंड स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। अब मस्कुलर बैलेंस, अब बैलेंस तो देखो इक्विलिब्रियम इज इटसेल्फ इज अ मीनिंगली वर्ड ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो जब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा हमारी बॉडी में तो मस्कुलर बैलेंस तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा। स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी? अब इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हम जब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो करते हैं, ठीक है, बेसिकली द आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो हमारी होती हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, फोर्सेस लग रही हैं पर कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम है इट इज एसेंशियल टू मेंटेन मस्कुलर बैलेंस एज वेल एज इट इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सिंपली हमने सारा समझ लिया, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने ओवरऑल क्या समझा इसकी एक समरी कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने मूवमेंट आर्म से स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि मूवमेंट आर्म क्या है? मूवमेंट आर्म इज सिंपली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस दैट प्रोड्यूसेस टॉर्क, ठीक है। यानी कि एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक लाइन ऑफ ज्वाइंट एक्सिस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा हमारी मूवमेंट आर्म, ठीक है। अब जो मूवमेंट आर्म है, जितनी ज्यादा बड़ी मूवमेंट आर्म होगी उतनी कम फोर्स से हम डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़े फोर्स कंपोनेंट्स, ठीक है। अब फोर्स कंपोनेंट्स हमने दो तरह के पढ़े, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल फोर्स। परपेंडिकुलर कौन से फोर्स कंपोनेंट्स थे? जो रोटेशन बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे थे। अब रोटेशन हमारी कब प्रोड्यूस होती है? जब जो एंगल ऑफ मूवमेंट आर्म हमने जो किया, जो एंगल ऑफ फोर्स है वो 90 डिग्री पे हो, और अगर एंगल ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है हमारा, ठीक है, वो 90 डिग्री से कम पे या चाहे ज्यादा पे, चाहे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो चाहे एक्यूट एंगल हो, ठीक है। तो उन केसेस में हमारे जब भी फोर्स हम लगाएंगे तब वो हमारी जो ट्रांसलेटरी कंपोनेंट्स में भी मूवमेंट आएगी और रोटेटरी कंपोनेंट बहुत कम होगा। तो अगर हमने रोटेटरी कंपोनेंट प्योरली लेना है तो हमें जो फोर्स है अपने लीवर पे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे लगानी है ताकि ग्रेटेस्ट टॉर्क प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब जो मेन बात मसल फोर्सेस के लिए हमें देखने के लिए जरूरी है वो ये है कि जो मेजोरिटी ऑफ मसल्स होती हैं हमारी बोन में वो छोटी हैं, मेजोरिटी ऑफ मसल्स आर स्मॉल, ठीक है। और उनका जो एक्शन लाइन है वो बोनी लीवर के पैरेलल है, ज्यादातर परपेंडिकुलर टू द बोनी लीवर नहीं है हमारी जो मसल्स हैं, ठीक है। हमारी जो मसल्स हैं वो बोनी लीवर के पैरेलली हैं हमारी बॉडी में अरेंज्ड, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। और मेजॉरिटी ऑफ मसल्स हमारी जो है वो स्मॉल है, ठीक है, लार्ज मसल्स नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मसल फोर्स है वो ज़्यादातर यूज होता है हमारे बॉडी में एज कंपेयर टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब जो जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट मसल फोर्सेस क्या है? दैट कंट्रीब्यूट्स टू द जॉइंट कंप्रेशन, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा कि अगर हमारा पैरेलल कंपोनेंट एक्ट होगा या तो हमारी स्टेबलाइजेशन आएगी या डिस्ट्रक्शन आएगी। स्टेबलाइजेशन को हम कैसे कह सकते हैं? ज्वाइंट कंप्रेशन, यानी कि टुवर्ड्स द ज्वाइंट फोर्स लग रही है तो ज्वाइंट कंप्रेशन भी होगा, और ज्वाइंट कंप्रेशन की वजह से जो हमारे मसल्स हैं उनको इम्पोर्टेंट ज्वाइंट स्टेबलाइजर्स बनाता है, ठीक है। तो ज्वाइंट कंप्रेशन होने की वजह से जो हमारे मसल्स पैरेलली एक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द ज्वाइंट तो वो हमारे इम्पोर्टेंट ज्वाइंट स्टेबलाइजर मसल्स बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज सिंपल ओवरव्यू ऑफ मसल फोर्सेस, ठीक है। तो ये सब कब क्लियर हो गया? मूवमेंट आर्म क्या है, मसल फोर्सेस कंपोनेंट्स क्या है,
परपेंडिकुलर फोर्स कंपोनेंट क्या है, पैरेलल फोर्स कंपोनेंट क्या है, ठीक है। फिर अब पैरेलल जो फोर्स कंपोनेंट है वो ज़्यादातर हमारी बॉडी में यूज होता है क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो बॉडी में ज़्यादातर पैरेलली अरेंज्ड है बोनी लीवर के साथ, ठीक है। और हमारी मसल स्मॉल भी है साइज में, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारी जो मसल्स हैं उनमें जो कंप्रेसिव कंपोनेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रोटेटरी कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो सिंपल था हमारे मसल फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट था हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या है, हमारी स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, जब भी जितने भी जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस हमारी बॉडी पे लग रही हैं उनका रिजल्टेंट जीरो होगा, यानी कि नेट अनबैलेंस्ड फोर्स हमारी कोई भी नहीं लग रही जब बॉडी को, तब हम कह सकते हैं हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब वो इक्विलिब्रियम हमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रोटेटरी तीनों तरह के फोर्सेस में चाहिए। अगर एक भी कंपोनेंट का रिजल्टेंट जीरो नहीं आता तो मतलब कि उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हमारी जो बॉडी है वो मूव करेगी, ठीक है, हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो हमारी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट आर्म वाली जो टॉर्क और रोटेशनल फोर्सेस हैं इन सब का रिजल्टेंट जीरो चाहिए, ठीक है। और जब भी हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस इक्विलिब्रियम का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है हमारी बॉडी को वो ये है कि इससे हमारी मस्कुलर बैलेंस भी बना रहता है और हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग है वो भी हमारी कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। So this is all about today's session. We have covered moment arm, force component topping and equilibrium of forces. ठीक है? So see you all in the next session. Thank you so much for attending this session. Have a good day. Bye bye.